बिल्कुल, तो बदला लेना है ये कह रहे हैं रवि किशन। और अजय, अगर हम ये गोरखपुर सीट की बात करें तो जो गोरक्षपीठ के यहाँ पर शीर्ष में बैठते हैं वो अमूमन चुनाव जीतते हैं। उपचुनाव में हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ, उनको सीट छोड़नी पड़ी तो वहां जो एक सामान्य प्रत्याशी खड़ा हुआ था वो अपनी सीट नहीं बचा सका। तो बड़ा इम्तिहान रवि किशन के लिए यहाँ पर है। और इसलिए वो ये कह रहे हैं, ये नहीं मानना चाहते कि बीजेपी की हार थी, वो ये कह रहे हैं कि वो साजिश साजिश थी। अब उसका पर्दाफाश होगा जब बीजेपी जीतेगी। देखना होगा, तय जनता को करना है। लेकिन आज जनता तय कर रही है 10 सीटों पर किस्मत तमाम उम्मीदवारों की। राकेश त्रिपाठी साहब बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप सिंह साहब कांग्रेस के, डॉक्टर अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर अजीज खान बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे मन कर रहा है मेरा कि मैं आप ही से सवाल करूं कि क्या आज तो गढ़ है, आज की जो लड़ाई है वो अखिलेश वर्सेस बीजेपी कह लें, मोदी कह लें, लड़ाई है। यादव पट्टी भी इसको कहते हैं जिस इलाके में आज मतदान चल रहा है। लेकिन यहां तो चाचा और भतीजे की जंग हो गई है इस यादव पट्टी में। तो क्या खुद समाजवादी पार्टी से आज लड़ रही है? देखिए अजय जी, पहली बात तो लड़ाई है ही नहीं, वहां तो सीधा सीधा मसला एक तरफा खेल चल रहा है। आप देखिए आज का जो चुनाव है वो पूरी तरह से एक तरफा है। और रही बात जो आप चाचा जी की बात कर रहे हैं, चाचा जी जिस तरीके से बीजेपी के गोद में बैठकर खेल रहे थे वो खेल का पर्दाफाश हो गया और पूरी तरह से देश की जनता ने और फिरोजाबाद की जनता ने देख लिया। अब कहीं ना कहीं वो न इधर के हुए, न राम के हुए, न रहीम के हुए। हकीकत यह है कि देखिए जनता बहुत होशियार है और समझदार है। आप देखिए आज बीजेपी की दूसरी तरफ बौखलाहट देखिए कि हर जगह शासन और प्रशासन। आज वो कह रहे थे, आप देखिए डॉक्टर साहब, अजीज साहब आज खुद बेचारा दुखड़ा अपना सुना रहे थे लोगों को। अब खुद शिवपाल जी कह रहे थे कि जिन बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाया, विदेश तक भेजा, लेकिन विदेश में जाके संस्कार भूल बैठा वो बच्चा, इसलिए आज वो हमसे लड़ रहा है सामने आकर। देखिए अजय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, वो हमारे चाचा हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और आदर सत्कार सब करते हैं। लेकिन तकलीफ मुझे जब है और शिकायत मेरी उस वक्त की है कि जब वो बीजेपी से मिलकर काम कर रहे हैं। अगर उनको कोई शिकायत थी या हमको कोई शिकायत थी, हम आपस में बैठ मिल करके काम करते। लेकिन बीजेपी के गोद में बैठ करके जिस तरीके से देश तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, देश में बंटवारा करने की साजिश हो रही है, ये बहुत दुखद है। एक बात अजय जी, और रही बात बीजेपी के लिए वो यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। लेकिन और जो बौखलाहट की बात आपने बीजेपी के लिए कही, जरा आप सुबह से अपने प्रत्याशियों के बयान सुनिए। कभी कहते हैं 300 ईवीएम खराब हो गई, कभी आप कहते हैं कि प्रशासन को यहां पर लगा दिया गया, फिर उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि जुमला पार्टी है, और बहुत तरह के यहां पर जो बयान आपके आ रहे हैं पोलिंग बूथ से निकलते हैं, सीधे बीजेपी पर हमला कर रहे हैं आप। और लगातार पहले ही कह दे रहे हैं कि भाई पूरा प्रशासन ही बीजेपी की ओर लगा हुआ है। मैं तो पहले से इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है। बताइए प्रीति जी, मुझे 30 सेकंड दे दे। मैं उसी बात को पर कह रहा था। देखिए रामपुर में जग जाहिर है जिस तरीके से 300 ईवीएम खराब हुए और शासन और प्रशासन पर जब कंप्लेन किया गया तो वहां का प्रशासनिक अधिकारी कह रहा कि साहब जिसने कंप्लेन किया है मैं उसको अंदर कर दूंगा। मैं डिबेट में था, मेरे सामने बातचीत हुई, मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा। पहली बात, हकीकत इस बात की है कि आज प्रशासन भी किस तरीके से एक्टिव है, शासन और सत्ता का साथ दे रहा है, यह बहुत दुखद है। यही हाल बदायूं में देखिए कि एक मंत्री महोदय बैठकर वहां चुनाव लड़वा रहे हैं, वैसा वोट डलवा रहे। हकीकत है कि जब बीजेपी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने बाईपास रास्ता चुना है। हम तो सुनते थे कि रामपुर में पत्ता नहीं हिलता है, रामपुर में पत्ता नहीं हिलता है बिना किसी की इजाजत के। मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं भी कोर्ट में ही बात करूंगा, लेकिन मैं भी गया था रामपुर तो लोगों ने मुझे यही बताया था कि किसी के खिलाफ अगर कुछ आपने कहा तो फिर आपका कुछ ना कुछ जरूर होगा। राकेश त्रिपाठी जी, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। क्या आप क्या यादव पट्टी में यादव परिवार के जरिए ही सेंध लगाने में कामयाब हो गए हैं? आपको ऐसा लगता है इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं क्या? पहले तो मेरी आपत्ति है इस बात पर कि वो यादव पट्टी है। ये 10 सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है, इन 10 सीटों में से केवल 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछली बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था, और 3 सीटें तब जीती थी जब समाजवादी पार्टी में सैफई कुनबा यादव परिवार एकजुट था। आज यादव परिवार धड़ों में बटा हुआ है, गुटों में बटा हुआ है। बदायूं की सीट पर जहां पर उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी, उनके साले पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने उनसे रिश्ते नाते तोड़ने की बात कही है। फिरोजाबाद में चाचा और भतीजा आमने सामने हैं।
किस प्रकार से मैनपुरी में आज मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव जिताने के लिए मायावती जी, जो परंपरागत रूप से उनकी शत्रु रही हैं, उनका आज सभा करानी पड़ी, उनसे अपील करानी पड़ी है। रामपुर का चुनाव किसी से छुपा नहीं है, किस प्रकार से उनकी बदजुबानी से पूरा रामपुर आक्रोशित है। यह पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साफ होने जा रही है। इस पूरी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है, और यह यादव परिवार की पट्टी या यादव पट्टी कहना मेरी इस पर सख्त आपत्ति है, क्योंकि यादव परिवार में बचपन में एक शब्द इस्तेमाल किया करते थे कि कट्टी हो जाती है। तो इस यादव परिवार में कट्टी हो गई है, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते। परिवार में पावर और पैसे के लिए इतनी जंग मची हुई है कि ये चुनाव पूरी तरह से लूज कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जी तो कह रहे हैं कि आपके गोद में खेल रहे हैं ना शिवपाल यादव, वो चुनाव लड़ रहे हैं, सबके पीछे आप ही लोग हैं। नहीं, हम किसी व्यक्ति को गोद में बिठाने वाले नहीं है। कौन किसको गोद में बिठाता रहा है और गोद वाले बयान कौन देता रहा है। आजम खान का गोद में लेने का बयान आपको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कि किस प्रकार का बयान मायावती जी और अखिलेश जी के संबंध में आजम खान साहब ने गोद वाला किया था, मैं वो बयान देना नहीं चाहूंगा। ठीक है, प्रदीप सिंह आपके पास हम आना चाहेंगे। यहाँ पर सपा कहती है कि यादव पट्टी है, जब मोदी की आंधी थी ऐसे में भी इन 10 में से 3 सीटें वो जीत कर निकाल कर ले गए, और बीजेपी को आपत्ति कि भाई जब 10 में से आप 3 ही सीट जीते तो आपका इलाका कैसा। कांग्रेस क्या कहती है, जिसके 8 प्रत्याशी यहां मैदान में है, जो 50% मतदान 3 बजे तक हुआ है, कांग्रेस को क्या लगता है? प्रीति, देखिए, समाजवादी पार्टी का बयान और भारतीय जनता पार्टी का बयान ये आपस में नूरा कुश्ती है। अब बार बार ये देखने का प्रयास करिए कि देश सरकार बदलने जा रहा है और नया प्रधानमंत्री देने जा रहा है। पूरा देश जब बेरोजगारी के नाम पर वोट मांग रहा है, वोट दे रहा है, जब किसानों की आत्महत्या के नाम पर वोट दे रहा है, जब भ्रष्टाचार के नाम पर वोट दे रहा है, जब काला धन के नाम पर वोट दे रहा है, जब स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट दे रहा है, तो प्रधानमंत्री जी लगातार पाकिस्तान गमन पर है, लगातार पाकिस्तान यात्रा पे है। उनसे हमें तो हमारा निवेदन है, प्रधानमंत्री जी कम से कम आप भारत आइए और भारत की समस्याओं पर भी कुछ बयान दीजिए। लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगातार आपके समर्थन पर बयान देते जा रहे हैं। तो ये चुनाव हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान की समस्याओं का, हिंदुस्तान की आवाम का है। यहां युवा रोजगार मांग रहा है, काला धन पर जवाब मांग रहा है, 15 लाख पर जवाब मांग रहा है। और दूसरी तरफ गठबंधन की स्थिति यह है, गठबंधन का एक धड़ा तो ऐसी स्थिति में है कि 3-3 बार मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने सरकारें चलाई। और आज भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट तो देखिए, जो वहां चुनाव में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप संभल का ही वाकया ले लीजिए, उनको आप जूतों से मार रहे हो, लातों से मार रहे हो। अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उन्हें मार रहे हो, उन्हें आरोपित कर रहे हो। जो सुन रहे हैं आप उनके पक्ष में बातें कर रहे हो। तो आप तय करना है आपको कि भारतीय लोकतंत्र पे आप विश्वास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आज ये इसका परिणाम सामने है कि जिस तरीके से वहां के चुनाव अधिकारियों को आपने मारते पीटते अपमानित करते हुए चुनाव कार्यालय से बाहर निकला, और उसी को वहां से हटा दिया गया। और राकेश जी, इसी तरह के आरोप संजय बालियान ने। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? अब सुनिए प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? आपकी तो पार्टी ने हर सीट पर उम्मीदवार भी नहीं उतारा। आप कहते रहे कि भाई टिकट ले लीजिए, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं, और आप यहां पर दूसरे दलों पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हमने देखिए 2 सीटों पर हमने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करते हुए उनके समर्थन में वहां पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। और निश्चित तौर पर सारे हम 8 राशिद अलवी को आप देख लीजिए, यूपी में कई चेहरे हैं, उधर अगर राज्य से बाहर निकले वहां भी देख लीजिए। आप कह रहे टिकट ले लो, और पार्टी में टिकट के लिए यहाँ पर सिर्फ टॉवल है, आप कह रहे भाई उतर जाओ मैदान में। आपके नेता पहले हाथ जोड़ दे रहे हैं। नहीं, नहीं, आप हम माने कि आडवाणी जी ने मैदान छोड़ दिया, उमा भारती जी ने मैदान छोड़ दिया, तो ये लोग डरे हुए लोग हैं। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी पर लागू होती है। उन्होंने चुनाव से बहुत पहले उमा भारती जी ने ये कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बयान आपसे मैं लौट कर पूछूंगा कि आपके लिए आतंकवाद मुद्दा है कि नहीं, आपने इस पर सवाल उठाया तो, लेकिन प्रेमकांत तिवारी जी को भी जोड़ लें, जरा चर्चा में ले आए। प्रेमकांत जी, क्या ये यादव पट्टी ना कहें सही, लेकिन इतना तो है कि इन 10 सीटों में तीन चरणों में, तीसरे चरण में आकर के समाजवादी सीटें कुछ मिली हैं 3, लेकिन 3 की 3 एक साथ है 10 में से। तो क्या उस इलाके में भी बीजेपी सेंध लगाने में इस बार कामयाब हो रही है उन सीटों पर भी? क्योंकि खुद यादव वर्सेस यादव हो गए, यहां पर परिवार वर्सेस परिवार है। देखिए, ये एक अच्छी बात है कि लोकतंत्र के ये अच्छे लक्षण है। कम से कम वोटिंग परसेंटेज जो अभी तक 3 बजे तक आपने दिखाया है,
उसमें संतोषजनक वोटिंग परसेंटेज दिखाई पड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि 6 बजे तक जो भी लोग लाइन में लग जाएंगे वो कम से कम वोट देने के हकदार होंगे, चाहे टाइम कितना लग जाए। ये आपने सवाल जो किया है यादव पट्टी वाला, वहां पर एक बात मुझे याद आती है कि देखिए 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की इन 10 सीटों में हैं जो निवर्तमान हो रहे हैं इनके सांसद। एक तरफ उनके सामने इन सीटों को बचाने की चुनौती है, आगे बढ़ने की एक आगे और बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी ओर जो गठबंधन है उसके भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, एक आध जगह कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं हैं। कुल मिलाकर के एक बात यह दिखाई पड़ती है कि वोट ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है। पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने एक ये रणनीति अख्तियार की थी 2014 के चुनाव में, वो ये थी कि दलित, गैर जाटो दलित, उसको अपनी तरफ कर लिया और पिछड़ों में गैर यादव पिछड़ों को अपनी तरफ किया। तो अब कई जगह जिस तरह से जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में हावी रहते हैं, उसको देखते हुए बहुत से जो गठबंधन के पार्टनर्स हैं शिवपाल जी कितना असर डाल पाएंगे रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। अब शिवपाल जी के लिए तो देखिए एक बात मैं आप जब सवाल कर रहे थे हमारे प्रवक्ताओं से, तो मेरे जहन में आया था कि शिवपाल जी को अखिलेश यादव ने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया था। दूसरी तरफ शिवपाल जी ने शायद इस इल्जाम को धोने के लिए, इस आरोप को दूर करने के लिए उन्होंने कांग्रेस से ज्यादा दिलचस्पी दिखाई गठबंधन करने की, लेकिन कांग्रेस भी दूर की निगाह रखती है और उसने सोचा कि भाई इनकी अपनी क्या स्थिति बनेगी, क्या हैसियत बनेगी, तो उसने इनको बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया। अब रह जाता यह है कि शिवपाल यादव, ये तो बात सही है कि मुलायम सिंह के बहुत दाहिने हाथ की तरह से रहे, छोटे भाई हैं ही हैं और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कई कैबिनेट की मीटिंग्स में उनकी जो महत्ता हुआ करती थी वो सबको मालूम है। लेकिन अब वो उस संगठन को मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता ये समझ चुके हैं कि मुलायम सिंह ने विरासत सौंप दी है अखिलेश को और आगे कोई भी अगर उनके लिए प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए भी या नेताओं के लिए भी जो छोटे नेता हैं, उनको अखिलेश के साथ ही में रहने में उनका भला है। इस लिहाज से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूं कि शिवपाल जी की तरफ समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा धड़ा जाने वाला है। ये तो अलग बात कह रहे थे कि यादव शिवपाल जी हो चुका है यहाँ कितना पर नुकसान पहुंचाते हैं और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। मान लेंगे राकेश जी? नहीं, यादव वर्सेस यादव तो स्वयं इन्होंने स्वीकार किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी उसमें करने नहीं गई है। और हम मानते हैं कि 2014 में अगर यादव बिरादरी का, यादव समाज का या जाटो बिरादरी का या जाटो समाज का भारतीय जनता पार्टी को वोट न मिला होता तो हम 73 सीटें न जीत के आए होते। जाति के तमाम जो जाति और जमात के समीकरण इन्होंने बनाए थे 2019 में, इस बार पूरी तरह से इनके मंसूबे फेल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सारी जाति जमात के समीकरणों को ध्वस्त बता करके पहले और दूसरे चरण में ही जिस तेज गति से आगे बढ़ी है, हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। और आज जिस तरह से विपक्षी दलों ने ईवीएम का रोना शुरू किया है ना, उससे अपने आप और साफ हो गया है कि किसी तरह का वोट ट्रांसफर की जो इनकी रणनीति थी वो पूरी तरह से फेल होती हुई दिख रही है। इसलिए हर चरण दर चरण इनकी भाषाएं तल्ख होती जाएंगी एक दूसरे के प्रति भी, और भाषा में कड़वाहट भी दिखाई पड़ेगी। मायावती जी भी अब संस्कार सिखाने लगी है समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी के लोग संस्कार सीखे, बसपा से सीखे। और अब समाजवादी पार्टी भी निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से ईवीएम पर प्रश्न खड़े कर रही है, ये इनकी बिल्कुल जो 14 की आप बात करें राकेश जी, अगर यहाँ पर आप सपा और बसपा की वोटिंग परसेंटेज को जोड़ दें तो बहुत अंतर नहीं था। तो ऐसे में आप ये तो नहीं कह सकते कि जो गठबंधन सामने खड़ा है वो मुकाबले में नहीं है। ये आप भी जान रहे हैं, ये आंकड़े आपको भी बता रहे हैं कि मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प हो चला है और काफी मुश्किल हो चला है आपके लिए भी। और जो गठबंधन है और कांग्रेस की बात करें 2017 में तो करीबी मुकाबला है, आप अभी कहना चाह रही हैं 2020 जैसा गेम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल।